4 फाइट हारने के बाद नी इंजरी साथ में आपके, मेंटल स्ट्रेस ऐसा है, लोग ऐसे कर रहे होंगे कि नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा, ये कौन सा फाइटर आ गया जो यहाँ पे ऐसे हारने लग रहा है। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, आपका मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, बॉडी को भी आपको देखना है, आपको हर चीज़ ट्रेन करनी है। उन सारी चीज़ों को आपने कैसे वो करा सर कि मेरे को बस जीतना है किसी तरीके से। और प्रोफेशनल अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में इनसाइड पॉलिटिक्स का बहुत अंतर है। तो कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। सर अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपका स्पोर्ट्स में कैसे आना हुआ, कब आपने स्टार्ट किया है? मैंने स्पोर्ट्स 1999 में स्टार्ट किया था एज ए बॉक्सर। देन उसके बाद 2003 में वुशु, और फिर बीच में किक बॉक्सिंग और ये पेंसिल आर्ट, अलग अलग मार्शल आर्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया। देन 2009 में मैंने MMA स्टार्ट किया था। 2009 में आपने MMA स्टार्ट किया था और बॉक्सिंग 99 में? जी सर। 10 साल के आपने सर आपने कितने गेम खेले हैं मतलब? उसके बीच में मैंने वुशु में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, एशियन चैंपियनशिप, 2 बार साउथ एशियन गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल रहा है। मैं लगातार 2003 से 2009 तक सीनियर नेशनल चैंपियन रहा वुशु में। देन बॉक्सिंग में भी मैंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, किक बॉक्सिंग में नेशनल चैंपियन रहा मैं। तो आपने एकदम बॉक्सिंग से वुशु में स्विच क्यों कर लिया? मैंने जब 99 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग के 6 मंथ में मैंने YMCA ऑल इंडिया को, मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था। देन बट लेकिन बॉक्सिंग में कंपटीशन ज़्यादा था और मैंने स्टार्टिंग ही सीनियर लेवल से की थी, तो उस समय बॉक्सिंग में कंपटीशन आया था। उस टाइम सिर्फ नेशनल पार्टिसिपेट कर पाया, उससे ऊपर मेहनत तो बहुत करी पर लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाया बॉक्सिंग में। देन 2003 में वुशु का एक प्लेयर था, वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए आया था हमारे वहाँ, तो उसने बताया कि नेशनल हो रहा हैदराबाद में, फरवरी 2003 की बात है। तो उस टाइम हमारा बॉक्सिंग का कोई टूर्नामेंट नहीं था, तो सिर्फ ऐसे घूमने के लिए कि चलो हैदराबाद घूम के आते हैं, टूर्नामेंट भी खेल आएंगे। पर उसी टूर्नामेंट में मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला और उसी टूर्नामेंट में मेरे को नेशनल में गोल्ड आया और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। तो उस वजह से थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा वुशु खेल की तरफ। वुशु सर ज़्यादा ना प्रचलित गेम नहीं जितना मैंने देखा है। ये है कि लोग जानते हैं कि यहाँ इंडिया का स्पोर्ट्स है, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं जानते कि स्पोर्ट्स किस चीज़ का है, क्या कॉम्बैटिंग स्पोर्ट्स है या फिर क्या है। उसको अगर आप थोड़ा इलेबोरेट करो। वुशु 1989 में इंडिया में आया था, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं था। 2006 में पहली बार जब एशियन गेम्स में एक CRPF के प्लेयर का मेडल आया था, तब ये थोड़ा सा हुआ, प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में आया था, बिकॉज क्योंकि उस समय हॉकी का मेडल नहीं आया था 2006 में एशियन गेम्स में, तो उस वजह से हॉकी को अदर स्पोर्ट्स में डाल दिया गया था, अदर्स कैटेगरी में, और वुशु को प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में डाल। तब वुशु को लोग थोड़ा जान पहचान हुई थी कि वुशु क्या है। वुशु एज ए मार्शल आर्ट है, चाइनीज़ मार्शल आर्ट है ऐसी। उसमें 2 पार्ट हैं, एक ताओलू जिसमें हम जिम्नास्टिक की तरह अपने ताओलू चाइनीज वर्ड है, तो उसमें क्या है, ताओलू में आपको वेपन्स के साथ, स्टिक के साथ अपना इवेंट करके दिखाना। आपने देखी होगी चाइनीज मूवी में जेटली वगैरह स्टिक वगैरह के साथ जब ये मूवमेंट करते हैं, वो एक इवेंट हुआ है। और एक है सांदा, जिसमें फाइट करने, किक, पंच और थ्रो, तीनों चीज़ अलाउड है। आपने बताया एक ताओलू, एक सांदा। जी सर। अच्छा, ये 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके? हाँ जी, वुशु में 2 पार्ट हैं। अच्छा, आप कौन से उसमें खेलते थे? मैं सांदा खेलता था, फाइट वाला। अच्छा, नहीं सर, बहुत बढ़िया। फिर कैंप अटेंड आपने कब करा पहली बार इसका, वुशु का? वुशु का 2004 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी म्यांमार में, तो उसका फर्स्ट कैंप हमने वहीं स्टार्ट किया था। 2004 में दिल्ली में कैंप लगा था। तो सर जैसे बॉक्सिंग तो एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स है, हालांकि उसमें चोट भी बहुत लगती है, और हमने पहले भी एक बॉक्सर के साथ पॉडकास्ट करा तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो ऐसा क्या लगा आपको कि हाँ बॉक्सिंग में मैं स्टार्ट ही बॉक्सिंग से करूँगा? आप स्टार्ट वुशु से भी कर सकते थे। एक्चुअली जो मेरे फादर थे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हॉकी प्लेयर थे, और जो ब्रदर था वो स्टेट नेहरू दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में जूडो प्लेयर था, वो इंटरनेशनल जूडो प्लेयर है। तो उसकी वजह से उसने कहा कि जूडो नहीं है। पहले स्टार्टिंग मैंने एथलेटिक्स से की थी, 1 मंथ एथलेटिक्स करा, बट उसके बाद फिर एथलेटिक्स में मन नहीं लगा। तो जूडो में जैसे जो कहते हैं कि जो जिस गेम में होता है वो कहता है कि जिस गेम में मत कर, दूसरा गेम तो भर नहीं, बोला कि आप बॉक्सिंग स्टार्ट करो। तो इस वजह से फिर बॉक्सिंग में थोड़ा स्टार्ट बॉक्सिंग से हुआ था मेरा। तो आप मतलब बेसिकली दिल्ली में आप अपना अगर बता पाओ आपका बर्थ डेट कहाँ से सर? हाँ, बर्थ कहाँ से आपका? बर्थ दिल्ली में हुआ है मेरा। अच्छा। महिपालपुर में, दिल्ली एयरपोर्ट के पास में नियर बाय है। ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ से आप नेहरू स्टेडियम डेली आते थे? हाँ जी, हाँ जी, रोज़ अप डाउन करते थे। उस समय तो ये मेट्रो वगैरह नहीं थी, तो रोज़ बस में जाते थे लटक के, और बस में रोज़ बस से अप डाउन हुआ करता था। ये तो सर बहुत वही रहता है ना, स्ट्रगलिंग फेज रहता है। फिर वुशु की ट्रेनिंग भी अपने नेहरू स्टेडियम में करी या उसकी अलग बहुत रहती थी? उसकी ट्रेनिंग मैंने अलग से नहीं करी, क्योंकि हम लोग बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रही। दैन जब मैं 2005 में मैंने CRPF ज्वाइन करी, तब मैंने प्रॉपर तरीके से वुशु स्टार्ट किया था। CRPF आपने वुशु के साइड से ज्वाइन करी? जी सर। अच्छा, वुशु स्पोर्ट्स की साइड से आपने CRPF ज्वाइन करी थी। सर नौकरी के साथ साथ स्पोर्ट्स करना कितना डिफिकल्ट रहता है? अगर आप अमेचर स्पोर्ट्स करते हो तो ठीक है कि आपको बेनिफिट है अमेचर स्पोर्ट्स में आपको, लेकिन अगर उसके साथ आप जॉब के साथ अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करते हो
तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की आपको परमिशन नहीं मिलेगी, अदर स्पोर्ट्स आप नहीं कर सकते। आप जिस गेम से आप भर्ती हो आप वो स्पोर्ट्स तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और मौका मिल रहा है दूसरे टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने की, अदर मार्शल आर्ट खेलने का या प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का, तो उसके लिए परमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब में। ठीक है, मतलब जॉब के साथ साथ आपको ये भी रखना पड़ता है कि भाई दोनों लाइफस्टाइल नेक टू नेक चले, किसी में भी कुछ डिफरेंट ना हो। अब सर आपके जैसे मैंने आपके बारे में मैंने रीड करा था कि आप इंडिया के फर्स्ट MMA फाइटर थे जब आपने MMA ज्वाइन करी थी। मतलब आपने स्टार्ट करा 99 बॉक्सिंग से, फिर आप मूव हुए वुशु पे, फिर उसके बाद अचानक MMA। मैं मान गया आपने कॉम्बैट से स्टार्ट करा, आप मिक्स्ड फॉर्म मार्शल आर्ट्स में गए, उसके बाद आप प्रॉपरली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में चले गए। जब हम लोग बॉक्सिंग से वुशु में आया, देन वुशु से जॉब लगी, तो 2009 में एक फ्रेंड था, वो किक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट हो रहा था चंडीगढ़ में। तब उसने कहा कि उस टाइम क्योंकि हमारा कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं था, कि किक बॉक्सिंग वगैरह मैं इसलिए खेला करता था कि उसका बेनिफिट हमें वुशु में मिला करता था, क्योंकि वुशु में किक पंच थ्रो है, लेकिन किक बॉक्सिंग के जो में था किक और पंच दोनों मार सकते थे, और वुशु के एक लिमिटेड कंपटीशन हुआ करते थे उस टाइम, एक स्टेट लेवल एक नेशनल लेवल, इसके अलावा कंपटीशन नहीं हुआ करते थे। और फिर पूरे साल ट्रेनिंग करने अपने आप को चेक नहीं कर पाते थे किस तरह हम लोग क्या वर्कआउट चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। तो हम लोग मैं कोशिश करता था कि जितनी अलग अलग मार्शल आर्ट उसमें खेलने का मौका मिले तो मैं छुट्टी लेकर टूर्नामेंट खेलने जाया करता था। तो किक बॉक्सिंग खेलने टूर्नामेंट खेलने गए थे हम लोग चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे 2 फाइट हुई थी मेरी, तो दोनों नॉकआउट मारे थे। तो मुंबई से उस टाइम वो FCC करके एक इवेंट का नाम, जैसे लाइक अभी UFC है, वन चैम्पियनशिप है, तो FCC एक इवेंट का नाम था। तो उसके प्रमोटर आए हुए थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे प्रपोजल दिया कि आप बॉम्बे आइए MMA की फ़ाइट के लिए। तो हमें भी नहीं पता था उस टाइम, मुझे क्या इवन किसी को भी नहीं पता था कि MMA क्या होता है। उस टाइम MMA सब लोग बस मिक्स मार्शल आर्ट, तो मिक्स मार्शल आर्ट में तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स वो गेम आते हैं, तो MMA के बारे में हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी उस समय पे। तो उस समय ऐसा हुआ कि हम लोगों का ये था कि बॉम्बे घूमने को मिलेगा, मैं था, 1-2 लड़के और थे जो अब छोड़ चुके हैं स्पोर्ट्स। तो बॉम्बे का ये था कि चलो घूमने चलते हैं। अब ये तो हमें पता नहीं था कि MMA होता क्या है, क्योंकि उस टाइम में MMA क्या, जूडो सब लोगों के लिए मार्शल आर्ट का मतलब था जूडो कराटे। हाँ, बल्कि जूडो अलग है और कराटे अलग स्पोर्ट्स हैं, लेकिन सब लोग जूडो कराटे के नाम से चला करता था मिक्स मार्शल आर्ट। तो MMA खेलने गए, अंदर जाके जब रिंग में घुसे तो वहाँ पे थोड़ा सा, एक तो सबसे बड़ी बात थी कि माहौल, जो अमेचर स्पोर्ट्स का माहौल होता है वो अलग है, प्रोफेशनल आप खेलने जाओगे तो माहौल अलग है, क्राउड अलग है, लोग अलग तरह से चीयर कर रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और वो चीयर कर रहे हैं, तो वहाँ का एक माहौल अलग होता है। आपको क्या डिफरेंस दिखा इस माहौल में सर, मुझे थोड़ा अगर आप वो बता दो। सर माहौल एमेच्योर में तो जैसे मैं तो 3-4 इवेंट अटेंड करे, मैंने SFL भी अटेंड करा, हमारे यहाँ पे नियर बाय हुआ था, उसमें ठीक ठाक माहौल था, अच्छा खासा, लेकिन भीड़ अगर मैं कंपेयर करूँ किसी और स्पोर्ट्स से तो कम थी। हाँ जी। तो एमेच्योर और प्रोफेशनल में कैसे माहौल का अंतर आप बता रहे हो? जैसे एमेचर स्पोर्ट्स होता है उसमें आपको जो क्राउड मिलेगा मोस्टली 90% 99% सिर्फ जो स्पोर्ट्स के हैं ना, जो उसी गेम के वही आते हैं। और जो एमेचर वो प्रोफेशनल में जाओगे आप, आउटसाइडर जो स्पोर्ट्स के नहीं हैं वो भी लोग आते हैं देखने, और एक माहौल है कि आपकी एंट्री होएगी बाकायदा प्रॉपर तरीके से आओगे। उसमें एमेचर स्पोर्ट्स में एंट्री नहीं होती है, एमेचर स्पोर्ट्स में आप आओगे खुद ही आ रहे हो, तैयार हो रहे हो, रिंग के अंदर चले जा रहे हो, खेलने जा रहे हो। प्रोफेशनल में आपकी प्रॉपर एंट्री होगी, एक माहौल बनेगा जब आप आ रहे हो, कैमरे आपके ऊपर हैं। एमेचर स्पोर्ट्स में कोई कैमरे आपके ऊपर बहुत कम लगे, कोई अगर मीडिया में कोई बड़ा स्पोर्ट्स है तो ज़रूर न्यूज़ चैनल पे या कोई मीडिया कवर करेगा, अदरवाइज़ एमेचर स्पोर्ट्स को कोई मीडिया कवर करता नहीं है ज़्यादातर, अगर बड़ा इवेंट ना हो लाइक ओलंपिक एशियन गेम्स के अलावा। पर प्रोफेशनल में क्या, आप छोटा इवेंट में भी हो तो क्राउड आ रहा है, लोग आपको चीयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है। इवन इंडिया में अभी चल रहा है धीरे धीरे, जैसे अभी टाइगर श्रॉफ MFN करवाता है, उसमें थोड़ा सा है। अदरवाइज़ आप अदर कंट्रियों में जाओगे तो आप प्रोफेशनल का अलग ही क्राउड दोगे, 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग वहाँ पे बैठे हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है इंडोर, और लोग चीयर कर रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, और आपकी एंट्री और के साथ साथ जब आप चल रहे हो तो लोग आपको हाथ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो माहौल थोड़ा सा बहुत अलग हो जाता है प्रोफेशनल और एमेचर लेवल पर। मतलब मैं यही पूछना चाहूँगा कि प्रोफेशनल में आप गए, आपने बताया कि एमेच्योर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी उसके लिए, अगर आपको प्रोफेशनल खेलना है तो। नहीं, नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैंने छुट्टी लेके खेला उसका थोड़ा सा, जैसे अभी मैं टीम से आउट हूँ तो वो क्या है कि परमिशन नहीं मिलती आपको प्रोफेशनल खेलने की। प्रोफेशनल आप अपने रिस्क पे खेल सकते हो, तो मेरा हमेशा यही रहा है कि आगे बढ़ने के लिए सोचना है, नहीं तो एक वो है कि आपके एक लिमिटेड, आप एक एरिया में बंध के रह जाओगे कि आप वुशु खेल रहे हो, इसके अलावा कुछ आप नहीं खेल पाओगे। तो उसमें आपको लगता है कि एमेच्योर और प्रोफेशनल अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में इनसाइड पॉलिटिक्स का बहुत अंतर है? बहुत ज़्यादा,
क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे लेवल से, एमेचर में आपको नीचे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर नेशनल, और उसके ऊपर उसके बाद और उसके बीच में आप कैंप में रहोगे। पॉलिटिक्स, एमेचर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। इवन प्रोफेशनल में क्या आपका अगर ठीक अच्छा रिकॉर्ड है, मेंटेन किया हुआ है आपका, एमेचर लेवल पे आप अच्छे फाइटर हो तो भी आपको प्रोफेशनल फाइट मिल जाएगी। आपको रिंग के अंदर जाना है, चारों तरफ से रिंग बंद होगा, 5 मिनट आपके हैं, ना तो आपको वहाँ रेफरी रुकवाएगा, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होगी फाइट, लेकिन आपको रेफरी रुकवाएगा नहीं, जो वहाँ मारेगा वो जीतेगा। मतलब इसमें ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी रहती है कि अगर अंदर किसी की गलती से, जैसे मैंने देखा है हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है। वो तो मिस हैपनिंग तो आप एमेचर स्पोर्ट्स देखोगे उसमें भी होती है। वो तो एमेचर स्पोर्ट्स में भी आपको जाने से पहले फॉर्म भरना पड़ता है कि आपकी कोई इंजरी वगैरह हो तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। वो तो दोनों स्पोर्ट्स में एमेचर डेथ से खेलने का शौक है, मतलब ये है कि हाँ भाई अब तो घुसे हैं तो या तो इधर या उधर। नॉर्मल लाइफ में भी आपका कुछ नहीं पता से, तो टाइम के ऊपर है इंजरी, तो जिस हिसाब से आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को बचा पाओगे और उतनी आपकी इंजरी कम होगी। और डेथ का तो कोई वो नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ में भी लोग चलते चलते भी कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भी हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हुए हैं, जैसे एक फुटबॉल मैच में बीच में ये कोलैप्स मार गया था एकदम ही बंदा। हाँ जी, आप वो देख लीजिए फुटबॉल में, आप खुद बता रहे हैं फुटबॉल तो कोई कम्बैट स्पोर्ट्स नहीं है। फुटबॉल तो मतलब पूरा स्टेमिना बेस्ड स्पोर्ट्स है आपका। इंजरी तो और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंजरी ज़्यादा है, बट लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डेथ होती है, अदर स्पोर्ट्स में भी डेथ हो जाती है। तो आप मुझे बस मेरे को ये जानना है आपसे एक बढ़िया तरीके से कि 1 चैम्पियनशिप आप जीते, उसके बीच में आपने अपना इंजरी का फेज़, अपना नेशनल वुशु का फेज़, ये सारा बिताया है। तो वो सफ़र जो था आपका 2015 की इंजरी से लेकर 2018 में इंजरी के बाद आपने 3 साल के अंदर 1 चैम्पियनशिप उठाई, वो क्या फेज़ था? मतलब आपने कैसा फेस किया? इंजरी के टाइम पे बंदा बहुत डिमोरलाइज हो जाता है, वो ये सोचता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, एक टाइम पर कैसा हो जाता है। वो इंजरी कितनी सीवियर थी आपको किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा भाई अब आगे? इवन जब 2015 में हमारा नेशनल कैंप लगा हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भोपाल साई में, तब वहाँ ट्रेनिंग करते हुए, फाइट करते हुए मेरी इंजरी हो गई थी। देन उतना फील नहीं हुआ, स्वेलिंग हुई पता नहीं चला। लेकिन जब वो कैंप से मैं वापस आया तब मैंने इसका MRI करवाया, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ACL का लिगामेंट टियर हो गया है, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी अगर इन फ्यूचर आपको खेलना है तो। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स में ही रहना है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मुझे स्पोर्ट्स तो खेलना ही था क्योंकि जॉब भी थी और अदरवाइज मेरे को, तो मैंने उसकी सर्जरी कराई, तो वो सर्जरी ख़राब हो गई। देन फिर मैंने उसमें स्वेलिंग ज़्यादा हो गई थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था नी में। तो मैंने उसका जो टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो फ्लूइड चेक हुआ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि विदिन 1 वीक के अंदर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो ये जो फ्लूइड आपके पैर को गला देगा और आपका पैर काटना पड़ेगा। तो एक टाइम तो ऐसा लगा था कि नॉर्मल स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी बात है, अगर नॉर्मल लाइफ भी जी पाए तो। देन फिर वो दोबारा सर्जरी करवाई। उसके बाद क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मल अगर ACL टियर की सर्जरी करवाते हैं तो 1 मंथ में आपका जो पैर है मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, अब वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हो। पर मुझे उस फेज़ को कवर करने में भी 3 से 4 महीने लग गए उसमें ही, और 1 चैम्पियनशिप का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। उसके बीच में आपने सोचा था कि भाई मैं खुद के साइड से क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये नी जस्ट ठीक हो जाए मेरी किसी तरह? क्योंकि इंसान या तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से अगर कुछ नहीं मिलता, सर्जरी सोच के ना एक मेंटल स्ट्रेस और आता है दिमाग में कि सर्जरी होएगी, नहीं ठीक होएगी, नहीं होएगी, क्या मैं खुद ही कुछ कर लेता? आपने कुछ ऐसा ट्राई करा था? नहीं, जब मेरा पहला सर्जरी करवाई जब तो मैं खूब मतलब ठीक था, पॉजिटिव था कि चलो सर्जरी, क्योंकि और बाकी प्लेयरों की भी होती है, रेसलिंग में, अदर स्पोर्ट्स में भी होती है, तो हो जाएगा। लेकिन जब वो दोबारा जो इन्फेक्शन होने का सब ख़राब हो गया, तब एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे ऐसा लगा कि यार स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है, अगर नॉर्मल लाइफ भी जी पाऊँ तो कहीं चलना ही मुश्किल हो जाए, पैर काटना और दिक्कत हो जाए, पैर ना मुड़े आगे, फिर स्पोर्ट्स होगा नहीं होगा। तो वो जो फेज़ था ना शुरू का जो 4-5 महीने का, वो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए कि स्पोर्ट्स करना है नहीं करना। पर यह है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग होते तो पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में काफ़ी लोग होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप नेगेटिव लोगों की बात सुनोगे या पॉजिटिव लोगों की बात सुनोगे। तो मेरे पास दोनों तरह के लोग थे। मेंटल स्ट्रेंथ कितना ज़रूरी पड़ा उस टाइम पे? वो बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मतलब इतना स्वेटिंग होती थी जब नाइट में सोते थे कि 3-3, 4-4 टी-शर्ट चेंज करनी पड़ती थी। तो वो जब आप कभी कहीं मिलते हो, लेकिन फैमिली सपोर्ट था, थोड़ा सा घर वाले थे कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं कहते थे कि स्पोर्ट्स करेगा नहीं करेगा आगे, पर ये कहता कि फैमिली सपोर्ट था कि ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा था। तो धीरे धीरे जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुई और चलना स्टार्ट किया, बाहर निकलना शुरू किया, वर्कआउट ट्रेनिंग वगैरह हल्की हल्की स्टार्ट की, तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अप होता चला गया। और लेकिन उसी बीच में मैं
स्टार्टिंग की वन चैम्पियनशिप में मैंने पहले भी बताया है कि स्टार्टिंग की 4 फाइट में हारा वन चैम्पियनशिप में। हाँ जी। ये ग्रुप स्टेज वाले थे या फिर नॉकआउट वाले थे स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग मेरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वन चैम्पियनशिप के साथ। मेरा जो इंडिया में रिकॉर्ड था एमएमए का, उस टाइम मेरा 8-1 का रिकॉर्ड था और मैं उस टाइम अनबीटेबल था, 8-1 पे था। तो और उसके अलावा मैं एसएफएल में टाइटल बेल्ट होल्डर था। एसएफएल आपने जीती थी कौन से साल की? मैंने 2013 में जीती बेल्ट और उसके बाद 14 में जीती थी। उस टाइम मैंने सिर्फ एक फ़ाइट लूज़ की थी, उसके बाद लास्ट वाली फ़ाइट। तो मेरा रिकॉर्ड अच्छा था, तो उससे पहले मेरे को वहाँ से वन चैम्पियनशिप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर है कि आप वन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करें। तो उनके साथ डायरेक्ट हो गया था। वो स्टार्टिंग ही मुझे जो फ़ाइट मिली वो मलेशिया के फाइटर के साथ मिली और मलेशिया का ही वो प्लेयर था और मलेशिया में इवेंट था। अच्छा। और वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर लड़का था। फाइट हुई ज़्यादा 2 या 3 मिनट में, क्योंकि नी इंजरी की वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था। तो लोगों ने जो थे एमएमए के जो थे स्पोर्ट्स के जो थे, उन्होंने सिर्फ वो पीरियड तो देखा कि मैं लूज़ कर रहा हूँ, पर मैं किस फेज से गुजरा हूँ वो लोगों ने नहीं देखा था। तो स्टार्टिंग के मेरे 2-3 साल इस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंस लेवल कह लीजिए या मैं अपने आप को 100% दे नहीं पाया। देन फिर जो मेरी फर्स्ट विक्ट्री 2018 में हुई थी और उस दिन 26 जनवरी थी, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा प्राउड की मोमेंट है कि मैं 26 जनवरी के दिन मैंने वो फाइट वन चैम्पियनशिप में जीती और वो पहला मेल फाइटर बना इंडिया का जिसने वन चैम्पियनशिप जैसे बड़े इवेंट में एमएमए के लिए इंडिया के लिए फ़ाइट जीती। तो मतलब वन चैम्पियनशिप आपने फुल जीती थी? जीती। फाइनल टाइटल होल्डर थे आप। 4 फाइट हारने के बाद नी इंजरी साथ में आपके, मेंटल स्ट्रेस ऐसा है, लोग ऐसे कर रहे होंगे कि नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा, ये कौन सा फाइटर आ गया जो यहाँ पे ऐसे हारने लग रहा है, ये नहीं जीतेगा, 4 फाइट तो हार गया अब चला जाएगा। सारी बातों से निकल के सर आगे जाने में कितना वो होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, आपका मॉरल सपोर्ट ज़रूरी है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, बॉडी को भी आपको देखना है, आपको हर चीज़ ट्रेन करनी है। उन सारी चीज़ों को आपने कैसे वो करा सर कि मेरे को बस जीतना है किसी तरीके से? सर ये होता क्या था कि हम लोग जब स्टार्ट किया था 2009 में एमएमए, उस समय एमएमए को इंडिया में कोई जानता नहीं था। एमएमए का तो क्रेज़ अभी आया। हाँ जी। उस समय कोई क्लब वगैरह, क्योंकि एमएमए क्या है कि सिर्फ एक आपका स्टैंडिंग का गेम नहीं है कि जैसे वुशु किक पंच थ्रो है, इसमें आपको नी है, एल्बो है, मेनली आप ग्राउंड है। और जितने भी प्रोफेशनल फाइटर हैं जो ऑल ओवर अदर कंट्रियों के, वो सारे ग्राउंड गेम में बहुत अच्छे हैं। और उस समय हमारे इंडिया में ग्राउंड गेम की कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता था। अच्छा। अभी हैं कुछ क्लब्स हैं, जिम्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है विजय की, और बाहर से ट्रेनर भी आते हैं इंडिया में जो ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन उस समय कोई ग्राउंड गेम का कोई ट्रेनिंग, तो हम लोग वहाँ पे बहुत कमज़ोर थे ग्राउंड गेम में। तो उसकी वजह से भी काफ़ी परफॉर्मेंस हमारी डाउन जाती थी। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो 2009 में, तो उसके बाद धीरे धीरे एसएफएल आया। एसएफएल की वजह से थोड़ा सा लोगों को फेम मिलना स्टार्ट हुआ एमएमए में। तो और जो लोगों कुछ क्लब्स खुले, कुछ लोग अच्छे थे जिनके पास पैसे अच्छा था, वो थाईलैंड जाके अदर कंट्रियों में जाके ट्रेनिंग करते थे। तो जब 2015 के बाद जब ये नी इंजरी हुई, तो लगातार 4 फाइट हारने के बाद ऐसा भी हुआ, कुछ लोग मतलब जो दोस्त थे कुछ साथ के, तो वो तो मुंह पे बोल दिया करते थे, तो उनका बुरा नहीं लगता था। लेकिन जो पीठ पीछे बोला करते थे वो सुनने में आता था कि भाई अब ये 4 फाइट हार चुका है, ये इंडिया को वहाँ जाके, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ख़राब हो रहा है तो खेलना छोड़ दो। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर मैं उस समय रुक जाता तो फिर आज तक रुका ही रहता। तो इंजरी तो एक पार्ट है वो, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना था कि कुछ करना था। अगर मैं वो 4 फाइट हारता और फिर मैं छोड़ देता गेम, तो लोग तो फिर हमेशा ये टैग मेरे साथ लगा रह जाता कि ये हार के बाहर हो गया। और उस टाइम इंडिया में से बहुत कम लोग थे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला करते थे। तो एक वो भी था कि इंडिया के जो एमएमए का था कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, तो आप नाम से नहीं था कि मैं राजेंद्र खेल रहा है वहाँ पे, ये नाम था कि इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं। तो जो एमएमए की जो एक वो थी कि इंडियन एमएमए कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरे को आगे दिखाना था कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी आगे कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो वो अगर मैं वहाँ हारता तो इंडिया के जो एमएमए खिलाड़ी थे उनकी बहुत वो होती कि भाई ये लोग कर ही नहीं सकते। तो मैं एक इंडिया के एमएमए को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं फ़ाइट को जीतूँ और लोगों को दिखा सकूँ कि इंडियन जो एमएमए खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे हैं। तो मतलब आपका ये फेज़ तो बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव से बड़ा फेज़ था आपका वन चैम्पियनशिप जीतने का। जब वो चैम्पियनशिप हाथ में आई तो स्पीच लेने आते हैं, उस टाइम पे आपने क्या पूरे मन का निकाल दिया था बाहर कि हाँ ये है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने ये करा है?
क्योंकि जब ऐसा हुआ कि जब वो फाइट में जीता, विन किया, क्योंकि जिसके साथ मेरी फाइट थी चाइनीज़ की, उसने, क्योंकि और भी इंडियन फाइटर थे जो खेलते थे उस समय पे, 2 या 3 लोग थे जो वन चैंपियनशिप में जाते थे, तो उसने उससे 3 महीने पहले एक इंडियन फाइटर को हराया था, जिसको आपने फाइनल में हाँ जी, वो चाइना का प्लेयर था। उसने, मेरी जनवरी में फाइट हुई थी, अक्टूबर या नवंबर के आसपास उसने एक इंडियन फाइटर को हराया था। तो उस टाइम उसका खिलाड़ी का मोरल भी बहुत अप था, और चाइना का खिलाड़ी था, तो एक चाइना के नाम से कि हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, चाइनीज़ बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं उनको बहुत मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, तो चाइना बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ पे हर चीज़, जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस समय पे। तो उसको हराने के बाद जो फीलिंग हुई ना, तब ऐसा लगा था, क्योंकि वो फाइट जीतने के बाद जब मैं वापस इंडिया आया था, तो लोगों, एक तो वहाँ पे वन चैंपियनशिप में काफ़ी नाम हुआ कि हाँ इंडियन प्लेयर हैं, मतलब एक हमने उस फाइट के बाद एक लेवल बना कि हाँ इंडियन एमएमए में कुछ है। क्योंकि उसके बाद हमारे काफ़ी खिलाड़ी जो निकले, हिमांशु है, पूजा, वो भी वन चैंपियन। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि एक बूस्ट की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग की। 2008 में विजेंदर ने और जब सुशील ने मेडल जीता, उसके बाद ही रेसलिंग में मेडल आने स्टार्ट हुए। न्यूज़ से पहले मेडल नहीं आते थे, कि हमारे यहाँ क्या बूस्ट से कि हाँ ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो एक स्टार्टिंग देनी थी, वो चलो मेरी वजह से हुई या किसी वजह से, लेकिन वो एक स्टार्टिंग हुई। उसके वजह से के बाद हमारे इंडियन फाइटर वन चैंपियनशिप में जीते, हिमांशु जीता, पूजा जीती। तो एक वो था, लेकिन वो था ना कि बस कुछ करना है, कि बेइज्जती नहीं करवानी कि हम लोग खेले हैं और हम लोग उस इवेंट में जाके कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते, इंडियन एमएमए को, कि इंडियन एमएमए अगर हम लोग वहाँ पे लैग कर जाते तो इंडियन एमएमए इतना ऊपर उठ नहीं पाता। जहाँ कंट्री की बात आती है वहाँ पीछे हटा नहीं जाता, क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी रहती है। बिल्कुल, चाहे हम इतने फेमस ना हो, लेकिन हमारे साथ लोगों की उम्मीद है उस टाइम पे। क्योंकि हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो ये नहीं होता कि 4 फाइट कौन हारा, राजेंद्र हारा। वो इंडिया में तो है कि लोग जान रहे हैं हाँ ये गया, ये हारा, पर वहाँ ये है कि इंडियन हार रहा है, वहाँ नाम से नहीं है, वहाँ ये होता है कि इंडियन हार रहा है, कि इंडियन एमएमए का स्टैंडर्ड ये है। तो वो लोग भी और अदर जो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं एमएमए के, जो बड़े बड़े प्रमोशन हैं, फिर वो उनके ऊपर भी एक इमेज आती है कि इंडियन एमएमए अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कि हम इनको अपने फाइट वगैरह नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जब हम जीते, वहाँ पे काफ़ी खिलाड़ी जीते फिर, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रमोशन मिला, दूसरे इवेंट्स वगैरह में इंडियन एमएमए फाइटर को बुलाया गया, और आज इंडियन फाइटर बहुत अच्छे हैं, यूएफसी तक विन कर रहे हैं। तो 2018 के बाद सर अभी तक आपका क्या फेज रहा है? आप दोबारा गए उस चैंपियनशिप में खेलने के लिए? नहीं सर, 18 के बाद मैं दोबारा नहीं गया, क्योंकि जॉब की वजह से रिस्ट्रिक्शन वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद मैं फिर वुशु तक ही रहा। उसके बाद मैंने 2020 में ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में सिल्वर जीता वुशु में, और देन 2022 और 23 में मैं इंडियन टीम का कोच रहा वुशु में। 22 और 23 में। और अभी सर? अभी सर मैं टीम से अभी आउट हूँ, अभी मैं JNK में पोस्टेड हूँ, CRPF ड्यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर CRPF। हाँ जी, जनरल ड्यूटी में। जम्मू एंड कश्मीर में भी सर काफ़ी टेंस माहौल रहता है हर चीज़ को लेकर। हाँ, माहौल तो है ही टेंस, पर ये है कि वहाँ पर भी एक, अब जैसे स्पोर्ट्स करा है मैंने, अभी 25 साल तकरीबन मेरे को स्पोर्ट्स करते हो गए हैं, तो अभी मेरे जैसे 20 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं VRS ले लूँगा, वापस आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ भी एक अलग फीलिंग होती है जब हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि नेशन को सर्व कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं नेशन के लिए, तो वो वहाँ भी एक अलग फीलिंग आती है कि लोग देखते हैं ड्रेस में खड़े, चलो वो हमें जान पहचान नहीं है कि ये स्पोर्ट्स में है या क्या है, लेकिन जब वर्दी पहनते हैं तो उसकी भी एक अलग फीलिंग आती है वहाँ पे खड़े होकर। वर्दी को तो सर सब सलाम करते हैं। जी सर। अच्छा सर, एक आपका मैंने एक और देखा था कि आपका जो शो था 2012 या 13 में आया था, उस शो के बारे में कुछ बताओ। जैसे सर जब हमने 2009 में मैंने जब MMA स्टार्ट की थी, तो मैंने FCC था, फुल कॉन्ट्रैक्ट चैंपियनशिप था इवेंट का नाम, तो मैंने उसमें लगा फुल कॉन्ट्रैक्ट चैंपियनशिप। फुल कॉन्ट्रैक्ट चैंपियनशिप, हाँ जी। तो उसमें मैंने लगातार 3 फाइट खेली थी, तो तीनों विन करी थी। तो SFL कंटेंडर नाम से एक शो हुआ था जो संजय दत्त और राज कुंद्रा ने करवाया था। तो 2012 में उसकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आया कि आप यहाँ पे आइए, लाइक जैसे बिग बॉस की तरह हम 8 फाइटर थे, 8 लड़के थे, 8 लड़कियाँ थी, उसी वहीं रहना है, वहीं खाना है, इंटरनेशनल कोचेस बुलाए होते तो उनके साथ ट्रेन। तो वहीं पे एक MMA की जो थोड़ी बहुत अगर बेसिक नॉलेज मिली, वो उसी TV शो के थ्रू ही मिली, जो हमने सीखा कि तो वहीं से आधी चीज़ें तो आगे इंटरनेशनल कोच मिल गया। हाँ, इससे निचोड़ लो जो निचोड़ा वो थोड़ा जो हम वहाँ 1 मंथ रहे थे वहाँ पे, तो उसी से थोड़ा जो नॉलेज मिली कि MMA होता क्या है। जब वहाँ हमें पता चला कि MMA प्रॉपर MMA क्या होता है, जब तक वो 3 फाइट खेली, वो तो मैंने वुशु के बेस पे लेवल पे जीत ली थी, बॉक्सिंग और वुशु।
लेकिन जो प्रॉपर MMA होता है क्या, वो वहाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज मिली उस। तो SFL कंटेंडर आप जीते थे? नहीं सर, मैं वहाँ सेमीफाइनल लूज़ की थी मैंने, मणिपुर के एक प्लेयर से। देन उसके बाद फिर जब वो कंटेंडर टीवी शो खत्म हुआ, उसके बाद SFL की फाइट स्टार्ट हुई थी, उसमें वो मैं अनबीटेबल रहा। तब मैं लाइट वेट में 70 kg में अपने वेट में बेल्ट होल्डर रहा था। SFL में आप अनबीटेबल थे? हाँ जी। नॉकआउट कितने थे उसमें? उसमें नॉकआउट सर 4 नॉकआउट थे। 4 नॉकआउट। और टोटल फाइट कितनी लड़ी थी आपने उसमें? टोटल मेरी उसमें सर 9 फाइट हुई थी। आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? क्योंकि वहाँ SFL में तो टीमें खरीदते हैं ना ये जो। नहीं सर, उस Actors टीवी वगैरह। शो वो ऐसा नहीं था सर कि 8 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी। वो फाइटें करा करते थे, बस जो हर वीक में सैटरडे संडे को जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाया करता था। सैटरडे संडे होता था? जी सर। अच्छा, तो सर कैसा फील आती है कि आप एक जगह पे हो, ना घर वालों से कांटेक्ट नहीं होता, उसमें क्या कर सकते थे आप बात? नहीं सर, कॉन्टेक्ट नहीं था। कांटेक्ट नहीं हो रहा है किसी से, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो और इनसे लड़ना है भाई सैटरडे संडे इनसे लड़ना है और बस जीतना है किसी भी तरीके से। कौन कौन थे सर आपके साथ में, अगर आपको कुछ बताना चाहो? हाँ सर, मेरे साथ नीरज गोयत थे जो अभी बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नीरज गोयत। सपोर्ट नीरज गोयत भाई। सपोर्ट तो बिल्कुल कीजिए नीरज गोयत को, क्योंकि बहुत अच्छा बॉक्सर है, इंडिया को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है, इंडियन आर्मी को में उसने जॉब किया है, देश के लिए सर्विस दी है और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी। और उसका इवेंट आने वाला है अभी माइक टाइसन वाले इवेंट में, तो उसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एंड एक ऋतिका सिंह थी। ऋतिका सिंह अभी मूवी में आ गई है, साउथ इंडियन मूवी में काम करती है। तो उस समय ये दो जो उस कंटेंडर के शो से जो एक लेवल पे पहुंच पाए, ये 2 खिलाड़ी थे। ये 2 खिलाड़ी थे जिनको। और आपकी बॉन्डिंग कैसी रही थी सबके साथ? मेरी काफ़ी अच्छी रही थी, आज भी मैं इनके साथ मेरी अच्छी बातचीत है, लोग बात होती रहती है इनसे। अच्छा, मतलब ये है ना कि बिग बॉस में हर लड़ाई होती रहती, बेखामखा की बात। तो वो सर उसका जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का बना। ये वाला चल जाएगा नीरज सर की वजह से, ये वाला चल जाएगा। लोग फिर भी देख लेंगे। वो देसी लुक है ना सर, वो जाता है, वो अपने जिस बैकग्राउंड से है वो उसको बैकग्राउंड को चेंज नहीं करता, कभी नहीं छोड़ते। हाँ, वो उसी पे रहेगा। वो जैसा बाहर है वो वैसा ही अंदर है। वो उसी तरीके से बात करेगा, वो अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखेगा। वो जो जैसा बाहर था कि अपनी बात को रखता था सामने, तो वैसे की वैसी वो अपने, मैंने देखे हैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ शो, तो वैसे की वैसे अपनी बात रख रहा है। अपनी लैंग्वेज जो अपनी उसकी जो प्रॉपर है देसी, वो उसमें बनावट नहीं है, जो जैसा अंदर सा है वैसे ही बाहर है। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं सर आपने ऑल ओवर अब इंटरनेशनल मेडल्स में। इंटरनेशनल में मेरे 2 बार सिल्वर हैं सर। 2 बार सिल्वर? हाँ जी सर। गोल्ड मेडल कितनी बार लिया आपने? नेशनल लेवल पे मैं कंटिन्यू 2003 से 2009 तक मेरे 7 साल गोल्ड है। 2003 से 2009 तक आपने गोल्ड जीता लगातार नेशनल में गोल्ड रहा है मेरे वुशु में? जी सर। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इसके बारे में आप मतलब हाईलाइट हुई थी आपकी उसके बाद? नहीं सर, ये वुशु क्या है, एमेच्योर स्पोर्ट्स में आपका इतना नाम नहीं होता। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है ना, जब तक आप अगर ओलंपिक लेवल तक या एशियन गेम्स में नहीं कहूँगा, ओलंपिक लेवल तक जब आप एमेच्योर स्पोर्ट्स में नहीं पहुँचोगे ना और वहाँ मेडल नहीं जीतोगे, ओलंपिक स्पोर्ट्स में सिर्फ पार्टिसिपेट करने से भी आपको फेम नहीं मिलेगा। अगर आप ओलंपिक में जाके अगर आपने मेडल जीता ना इंडिया में, तब आपको फेम मिलेगा। और वो फेम आप MMA में आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। प्रोफेशनल और एमेच्योर में सिर्फ MMA अब तो बहुत पॉपुलर हो चुका है इंडिया में। इंडिया में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को कैसे देखते हो सर? आपकी इंडिया के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? एमेच्योर स्पोर्ट्स में तो अभी बहुत जरूर वो है, आपको जो सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, वो आपको जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद मिलना स्टार्ट होता है। नीचे लेवल पे आपको बहुत कम सपोर्ट मिलेगा, चाहे स्टेट की तरफ से हो चाहे सेंटर की तरफ से हो। नीचे लेवल पे आप नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, जब वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका गोल्ड आया तब उसको थोड़ा सपोर्ट मिला। और देन जब वो ओलंपिक में तो गोल्ड आया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। इवन वो भारी कंट्री में ट्रेनिंग करता है हमेशा। नीरज चोपड़ा तो बहुत बड़ा नाम हो चुका है आजकल के टाइम। सेम ऐसी है सर, जब तक आप बड़े लेवल पे मेडल नहीं जीतोगे तो एमेच्योर स्पोर्ट्स में आपको नाम नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल में आपको ये बेनिफिट है कि प्रोफेशनल में आपको चाहे आप छोटे लेवल की फाइट लड़ो चाहे बड़े लेवल की फाइट लड़ो, आपको प्राइज मनी मिलेगी। क्योंकि प्रोफेशनल एक प्राइवेट बॉडी रन करती है ना। हाँ जी, आपको प्राइज मनी मिलती है। और जब आपको प्राइज मनी मिलेगी, आप जैसे प्रोफेशनल फाइट्स वगैरह में आप जाएंगे तो उसमें आपको क्या है कि आपका आना जाना रहना खाना सब आपको फ्री मिलेगा। इवन आपको वहाँ पे फाइट खेलने का पैसा, हारो चाहे जीतो आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा आप अपनी डाइट पे अपनी ट्रेनिंग पे लगा सकते हो। एमेच्योर में नहीं है। एमेच्योर में आप अपने खर्चे से ही जाओगे। अगर जॉब लग रही है तो आप डिपार्टमेंट आपको देगा, अगर जॉब नहीं लग रही है तो आप अपने खर्चे से ही जाओगे, अपने खर्चे से ही आओगे। और अगर आपका गोल्ड आ भी जाता है नेशनल में तो कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको? कुछ नहीं, 10,000 15,000 जो स्टेट की होगी। वो भी स्टेट कुछ ही स्टेट हैं जहाँ पे, जैसे जो बड़े स्टेट है हरियाणा है, दिल्ली है,
दिल्ली में भी बहुत कम, हरियाणा या यूपी साइड में आपको पैसे मिलेंगे नेशनल लेवल पे, नहीं तो अदर स्टेट तो आपको पैसा भी नहीं देगी कोई नेशनल में, जब तक आप बड़े हाँ अगर एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर आ रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नेशनल लेवल पे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको एशियन गेम्स तक, गोल्ड तक सब कुछ आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें से हटा दें, सरकारी बॉडी इसमें से हटा दें और प्रोफेशनली चलने दें, तो आपको लगता है एमेचर स्पोर्ट्स चल जाएगा? बिल्कुल, अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो आप हॉकी का देखिए, हॉकी में स्पॉन्सर है, हॉकी को उड़ीसा गवर्नमेंट ने जब अलग से पैसा दिया तो हॉकी ने डेवलप किया। अब जितने हॉकी तो मेडल ले आई इतने सालों बाद। हाँ, इंडिया में स्पोर्ट्समैन की कमी नहीं है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है कि खिलाड़ी हमारे यहाँ, वो ये दोनों हाथ पैर वो बाहर वाले के और हमारे भी है, सिर्फ सपोर्ट की कमी है हमारे यहाँ। क्या जो ग्रास रूट से सपोर्ट नहीं है, आपको सपोर्ट तब मिलेगा जब आप ऊपर लेवल तक पहुँच जाओगे, जब वो आप ऊपर लेवल तक पहुँच गए तो फिर आपको सपोर्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ऊपर लेवल तक पहुँचने के लिए भी आपको 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जिसमें 10 बारी आपको रोकने वाले हर्डल्स बहुत मिलेंगे आपको। जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स तो बहुत रहता है स्पोर्ट्स के अंदर, तो है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाइए, आपको नीचे लेवल से स्टार्ट होगी आपकी पॉलिटिक्स, वो ऊपर लेवल तक आपको मिलेगी। जब तक आप एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, चाहे आप जब रेसलिंग देख लीजिए, जो ये धरना हुआ, अब चाहे गलती किसी की भी हो, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप वो खिलाड़ी को आज भी वहाँ लड़ना पड़ रहा है। तो आदमी जब आप इस चीज़ में चले जाते हो तो आप आधा मन तो आपका वहाँ रहता है, तो आप प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाएगा आदमी प्रैक्टिस। तो वही इंडिया में स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी कमी यही है कि आपको फ्री माइंड नहीं कर सकते आप स्पोर्ट्स, आप इन्हीं चीज़ों में घिरे रहोगे तो आप परफॉर्मेंस दोगे कहाँ से? क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ सर, इंडिया में जितनी, मैं कहता हूँ जितना इंथुजियाज़म और जितना वो है ना, कि इंडिया के लोग वैसे हैं कि हम बहुत ठोस हैं, हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो उसका ये है कि भाई मैं कर लूँगा, और स्पोर्ट्स में इतने लोग निकल जाएंगे कि मैं कह रहा हूँ कि सर आप नेशनल साल में 2 बार करा दो तब भी कम पड़ेगी। बिल्कुल, वुशु में तकरीबन नेशनल में 1000 से ऊपर बच्चे आते हैं, तब उसमें से निकलते हैं आधे खिलाड़ी, और फिर उसमें से फिर और सिलेक्ट होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन दिल्ली की बता सकता हूँ मैं, दिल्ली में तकरीबन जो वुशु स्पोर्ट्स करते हैं वो 3 से 4 हज़ार लोग वुशु स्पोर्ट्स करते हैं, अलग अलग मार्शल आर्ट से, क्योंकि वुशु एक मिली जुली मार्शल आर्ट है, तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह वो होते, तो सब जूनियर सीनियर मिला के तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार खिलाड़ी खेलते हैं। तो खिलाड़ियों की कमी नहीं है इंडिया में, बस एक उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये तो है, अगर चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, चाहे वो फेडरेशन सपोर्ट हो, कोई सा भी सपोर्ट हो, अगर कोई उसके पीछे है और खिलाड़ी अगर मन से है तो वो कर लेगा। क्योंकि अब कोई है जो आपने सिर्फ नेपोटिज्म से आगे भेज रखा, वो तो फिर वही है कि इन्होंने बोला है तो ऊपर भेज दो, इन्होंने बोला तो नीचे भेज दो। ये होता ही है, हर स्पोर्ट्स में है ये पॉलिटिक्स, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाइए, हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मिलेगी आपको। सर मेरे को तो बहुत बढ़िया मज़ा आया, आपसे बात करने का मन कर रहा है और बात करता जाऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को इतना बहुत कुछ रहेगा इसके लिए, आपकी तरफ से कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए कि हाँ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को ऐसे देखो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको सपोर्ट करो, आप कोई भी मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहो तो? मैं व्यूअर्स को जो नॉर्मल है तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक तो आप अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े लेवल पे, हर कोई तो ओलंपिक नहीं खेल पाएगा या बड़े टूर्नामेंट, पर वो स्पोर्ट्स में रहेगा तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमेशा हाई रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जब आप किसी स्पोर्ट्समैन को देखते हो तो उसको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए कि हमेशा, चाहे फैमिली की तरफ से या फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, उसको मोटिवेट कीजिए। उसको ये मत कहिए कि यार क्या टाइम ख़राब कर रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा। वो कोशिश तो कर रहा है, वो ये नहीं है कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है। अगर वो कोशिश कर रहा है तो क्या पता कामयाब भी हो जाए, लेकिन उसको डिमोटिवेट मत करिए कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में और टाइम ख़राब कर रहे हो पढ़ाई में। आप पढ़ाई वाले भी आजकल ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उसको कम से कम आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत करिए। ये तो है सर, आजकल तो टैलेंट के बेस पर नौकरी मिलती है, पढ़ाई के बेस पे नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, बंदा टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है तो ले जाएगा, पढ़ाई है तो क्या करेगा पढ़ाई? सही बात है। ग्रेजुएशन सिर्फ एक आपकी मिथ बन के रहेगी। आप ग्रेजुएट हो तो वो आपका एक क्राइटेरिया है उस जॉब को पाने का, क्राइटेरिया में आ गया वो एलिजिबिलिटी में। ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर हम डिसाइड करेंगे आपकी चीज़ों को देख के कि क्या। जब तक आपके पास किसी चीज़ का स्किल नहीं होगा ना, तब तक आपको किसी भी डिपार्टमेंट, स्किल मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, मेरा मानना तो यही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे, एक बारी दोबारा मिलेंगे, सब लोग एक साथ बैठेंगे कि सारे स्पोर्ट्स की बात एक बार हो पाए। और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स आपको अच्छी तरीके से पहचाने। जी राजेंद्र सिंह मीना को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। इंडिया के फर्स्ट MMA प्लेयर हैं, 1 चैम्पियनशिप विनर हैं, SFL कंटेंडर के भी सेमीफाइनल रह चुके हैं। इतनी सारी चीज़ें करना और ये जानना, फिर भी हम एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर अच्छी तरह नहीं जान पा रहे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बाकी कुछ नहीं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।